हेलो बच्चों, तो ये बैंकिंग एवं टैक्सेशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पहले ही पूरे बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कितने तरह के खाते होते हैं, कितने तरह के उस पर ब्याज लगेंगे, कैसे कैसे ब्याज लगता है, कैसे कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, हमने सब कर लिया है। हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है टैक्सेशन, कराधान। ठीक है, जो कि लोग बोलते हैं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल बड़ा सब मजेदार है। ठीक है, कैसे देखिए टैक्सेशन, कराधान। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कराधान क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट जो है सड़कें बनवाती है, नल बिछवाती है, सब कुछ ओवर ब्रिज, बहुत कुछ सुविधा आपको देती है। तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी एक आय का जरिया चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट का आय का जरिया क्या है? हमसे वो टैक्स वसूलती है। और टैक्स भी आपको पता ही होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि टैक्स जो है वो दो तरीके से वसूलता है, वो एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर जैसे आप कोई वस्तु ले रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि आप उसमें टैक्स दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन डायरेक्ट में जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में आता है आपका आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आप जब पटाते हो तो वो होता है डायरेक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स कैसे? अगर आप किसी अच्छी जगह काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर हो गया, या एक निश्चित पैरामीटर सेट है, अगर उसके ऊपर अगर आप कमाते हो तो आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो भारत सरकार या आपके स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आयकर या इनकम टैक्स। आपके आय पर लगने वाली कर आयकर होती है। ठीक है, तो उस आयकर की गणना हम टैक्सेशन में पढ़ेंगे कि टैक्स का काउंट कैसे करेंगे आप। जब किसी का आय अगर किसी समय लिमिट से अगर ऊपर हो गया तो वो कितना टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को या भारतीय गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को देगा। ठीक है, तो पूरे टैक्सेशन को हमने टोटल 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पूरा टैक्सेशन देखो, वर्किंग रूल्स को आप बोल सकते हो। वर्किंग रूल्स को बोल सकते हो, जो सबसे पहले है आय, इनकम। ठीक है, सबसे पहले कितना इनकम है उसका। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आय। दूसरा कटौती योग्य राशि, या आप इसको बोल सकते हो टैक्स फ्री, टैक्स फ्री अमाउंट। ठीक है, अब टैक्स फ्री अमाउंट कैसे? जैसे अगर कोई जीवन बीमा में जमा कर रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है, या दान कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूलती। ठीक है, तो वो आता है कटौती योग्य राशि में, टैक्स फ्री अमाउंट में। क्लियर है? अब सपोज किसी का आय जो है वो 10 लाख रुपए है, तो वो कहीं कहीं इतने इतने रुपए, जैसे 2 लाख रुपए उसने कहीं कहीं फिक्स कर दिया है। तो आय 10 लाख रुपए, जितने भी पैसे उसने कटौती योग्य राशि में जैसे जीवन बीमा वगैरह में जमा किया, उसको आप माइनस कर दोगे, तो यहां तीसरा पॉइंट बन जाएगा कर योग्य राशि, मतलब टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है? टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद आ जाता है, जब आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया तो आप करोगे कर की गणना। आप करेंगे कर की गणना, काउंटिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, अब आप टैक्स काउंट करोगे। अब टैक्स काउंट करने के लिए भी आपको कुछ पैरामीटर्स दिया रहेगा, कुछ सीमा दिया रहेगा कि इतने से इतने रुपए में आपको 10% देना पड़ेगा, इतने से इतने रुपए में 20%, या इतने से इतने रुपए में आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग पैरामीटर्स दे सकता है वो। ठीक है, तो उसको देखेंगे। अब कर की गणना, जैसे आप कर की गणना कर लेते हो तो जो कर निकलता है उस पे लगता है आपको शिक्षा उपकर। ठीक है, शिक्षा उपकर एजुकेशन के लिए लगता है ये, और ये रहता है, हमेशा याद रखेंगे, जो कर वैल्यू है, जो कर मूल्य है, कर मूल्य का 3% लगता है ये। ठीक है, टैक्स अमाउंट का 3% लगता है ये। इसको कर मूल्य ज्ञात करने के बाद आप उसका जब 3% निकालोगे तो वो राशि है शिक्षा उपकर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है देय योग्य कर, कितना टैक्स उसको देना है। ठीक है, पेबल टैक्स। ठीक है, तो देय योग्य कर में सबसे पहले कर प्लस शिक्षा उपकर। ठीक है,
आप इन दोनों को जोड़ दोगे, टैक्स को और उसमें शिक्षा उपकर को, तो ये हो जाएगा टोटल पेबल टैक्स। क्लियर है? देय योग्य कर राशि। ठीक है, चलिए तो 6 भाग हमने डिवाइड कर लिया है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले जो हैं, जो वर्किंग रूल है, मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है कि सबसे पहले आय, दूसरा कटौती, तीसरा कर योग्य राशि, चौथा उस पर कर की गणना कैसे होगी, पांचवा उस पर शिक्षा ऊपर कैसे निकलेगा, और छठवा कुल पेबल टैक्स या देय योग्य राशि क्या। ठीक है, तो सपोज एक क्वेश्चन का और हम डिस्कस करते हैं। सपोज क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की जो आय है वो 7 लाख रुपए है। कितना? 7 लाख रुपए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आय। फर्स्ट पॉइंट क्या मिला? आय, कि वो 7 लाख रुपए प्रति वर्ष ना, ये एनुअल इनकम है। ठीक है, 7 लाख रुपए। क्लियर है? प्रति वर्ष अगर वो 7 लाख रुपए कमा रहा है। और दूसरा पॉइंट है अब कटौती या टैक्स फ्री अमाउंट। कैसे कटौती? कैसे देखो, अब जो पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट मतलब जैसे जीवन बीमा हो गया, सामान्य भविष्य निधि हो गया। अगर इन सब में आप पैसे जमा करते हो तो गवर्नमेंट आप पे इस राशि पर जो आप फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं देती। ठीक है, आप जितना पैसा अपने पास रखते हो केवल उसी पे टैक्स लगेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कटौती पे जैसे पहला जीवन बीमा। सपोज वो जो व्यक्ति है, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस, सपोज वो जो व्यक्ति है वो 4,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। जीवन बीमा में 4,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। अब प्रति माह कर रहा है तो कभी भी याद रखेंगे कटौती जो है वो माह में कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा एनुअल में, वार्षिक में। ठीक है, तो जो भी प्रति माह दिया रहेगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये टोटल निकल जाएगा कितना? 48,000 रुपए। क्लियर है? कितना? 48,000, 48,000। ठीक है, दूसरा जीवन बीमा के बाद सपोज राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र, सपोज ये राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा कर रहे हैं 30,000 रुपए। कितना? 30,000 रुपए। या राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है कितने का? 30,000 रुपए का। क्लियर है? और तीसरा है सपोज सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, तो सामान्य भविष्य निधि में सपोज ये 3,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहे हैं। अगेन भाई कि आपको माह में कैलकुलेट नहीं करना है, किसमें कैलकुलेट करना है? वार्षिक। तो 3,000 गुणा 12 बराबर ये हो जाएगा कितना? 36,000 रुपए। क्लियर है? तो कुल इन्होंने 3 जगह पैसा जमा किए, पहला जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र और सामान्य भविष्य निधि। क्लियर है? तो टोटल कितना बचत किए या टोटल कितना कटौती हुआ? टोटल कटौती 48,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 1,14,000 रुपए। कितने हो गए? 1,14,000 रुपए। क्लियर है? अब हमेशा याद रखेंगे कि ये जो कटौती का राशि है, जितना भी ये जमा कर ले, वो काउंट कितना होगा, कितना टैक्स फ्री रहेगा? वो रहेगा हमेशा 1,00,000 रुपए तक। कितना काउंट होगा? 1,00,000 रुपए तक। अगर आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा जमा करते हो तो वो ज्यादा का टैक्स दिया जाएगा। टैक्स में छूट है ये, एक्चुअल में आप जितना कमा रहे हो ना उसमें कितना रुपए माइनस हुआ, तो ये 1,14,000 कभी माइनस नहीं हो सकता। आपका मैक्सिमम माइनस करने वाला अमाउंट है, मैक्सिमम छूट योग्य राशि है, कटौती योग्य राशि है, टैक्स फ्री अमाउंट है, वो रहेगा 1,00,000 मैक्सिमम। अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए, उससे ज्यादा आपको कभी माइनस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कटौती है। अब याद रखेंगे कटौती में ये 2 तरह का होता है, एक तो जमा जो ये तीनों है, और एक होता है दान। एक होता है दान। अब दान को हमेशा इस 1,00,000 में काउंट नहीं करता, दान को अलग से काउंट करोगे। सपोज उसने दान किया एक एनजीओ में, एनजीओ में दान किया 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए, जिसका 50% टैक्स फ्री है या 50% कर मुक्त है या 50% का कर गिना जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 20,000 है तो 50% टैक्स देना पड़ेगा, है ना? आप ऐसा होता, देखो पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका दान।
चलो ठीक है। अमीर आदमी क्या करता, 2 लाख रुपए दान कर देता। अब उसको भैया 2 लाख का अगर वो दान किया उसको टैक्स देना नहीं पड़ता। अब वो 2 लाख दान में कहाँ गया है, कैसे गया, किसको पता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप जितना दान करोगे उसका खाली 50% टैक्स फ्री रहेगा, 50% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने दान किए 20,000 रुपए, 50% उसमें टैक्स फ्री है, तो मतलब 50% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, तो टैक्स फ्री अमाउंट कितना, तो 20,000 का 50% मतलब कितना, 10,000। क्लियर है, कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। तो कुल कटौती कितना हुआ, कुल कटौती हुआ 1,00,000 जमा का, जो कि 1,14,000 था, लेकिन 14,000 काउंट नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 1,00,000 तक ही जा सकते हैं अपन। तो 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। क्लियर है, तो ये टोटल हो गया 1,10,000 रुपए। क्लियर है, कुल कटौती कितना, 1,10,000 रुपए। तो पॉइंट नंबर 2 खत्म, पॉइंट नंबर 2 खत्म, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, कर योग्य राशि, ठीक है, कर योग्य राशि, ठीक है। अब कर योग्य राशि की गणना कैसे करोगे, तो कर योग्य राशि बराबर जितना उसका आय है और माइनस जितना उसके लिए कटौती है, ठीक है। तो यहां आय कितना, 7,00,000 रुपए, माइनस कटौती कितना, 1,10,000। क्लियर है, जितना उसका आय रहेगा और जितना कटौती टैक्स फ्री अमाउंट उसको काट लें, उसको माइनस कर देंगे। तो कितना टैक्स फ्री अमाउंट है, 1,10,000 रुपए, तो उसको आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल 5,90,000 रुपए, 5,90,000। क्लियर है, तो इतने अमाउंट में उसको अब टैक्स देना है। क्लियर है, तो पॉइंट नंबर 3 भी खत्म। अब पॉइंट नंबर 4, कर की गणना। कर की गणना, काउंटिंग ऑफ टैक्स, ठीक है। तो कर की गणना कैसे करेंगे, तो कर की गणना के लिए आपको एक पैरामीटर दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। सपोज एक पैरामीटर हम सेट कर लेते हैं यहां, सपोज उसने हमको दिया होगा कि 2,50,000 तक 0% टैक्स, कर मुक्त, टैक्स फ्री, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। 2,50,000 बराबर 0% कर मुक्त। दूसरा लिखा रहेगा 2,50,000 से 5,00,000 तक, ये रहेगा 10%, और 5,00,000 से 10,00,000 तक, अच्छा 5,00,000 से 10,00,000 तक ये रहेगा 20%, और अगर ये अबो 10,00,000 है, 10,00,000 से ऊपर है, ठीक है, तब इसमें लगेगा 30%। तो एक ऐसा पैरामीटर आपको सेट दे दिया रहेगा, ठीक है, कि 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5,00,000 तक 10%, 5 से 10,00,000 तक 20%, और 10 से अगर ऊपर अगर है तो वो जाएगा 30%। क्लियर है, और ये राशि बात कर रही है इसके बारे में, 5,90,000। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना, देखिए कैलकुलेट करने पे देखिए, तो सबसे पहला डब्बा कितना, अगर आपका कर योग्य राशि अगर 2.5 लाख तक के है तो आपको कर नहीं देना है, मतलब इसमें से 2.5 लाख गया यहाँ, इसमें से 2.5 लाख गया यहाँ, क्योंकि हमको 2.5 लाख पे 0% लगेगा। तो सबसे पहला अमाउंट लिख दोगे यहाँ 2.5 लाख रुपए बराबर 0%, तो 0 रुपए, 0% तो 0 रुपए। क्लियर है, अब इसमें से 2.5 लाख हटा दो, इसमें से 2.5 लाख हटा दो, तो कितना बचा, इसमें से 2.5 लाख हटाने पे बचेगा 3,40,000 रुपए, 3,40,000 रुपए। तो ये डब्बा कंप्लीट। क्लियर है, डब्बों में आपको पैसा भरना संभव, ठीक है। 5,90,000 रुपए आपके जेब में था, आपने इस डब्बे में डाला 2.5 लाख रुपए, जिसका आपको लगा 0% टैक्स, तो अब आपके जेब में कितना रुपए बचा, 3,40,000 रुपए। तो दूसरे डब्बे में ध्यान से देखो गैप कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब इसमें भी गैप कितना है 2.5 लाख का, तो इस डब्बे में भी 2.5 लाख रुपए आने वाला है। तो 3,40,000 में से 2.5 लाख आप इसमें भी डाल दो, तो दूसरे में
2.5 लाख का ही आपको लग रहा है 10%। कितना? 10%। 10%। क्लियर है? 10 × 100। क्लियर है? समझ गए? तो पहला जो आपके पास 5,90,000 रुपए था, आपने पहले डब्बे में डाला 2.5 लाख रुपए, उसका 0% टैक्स लगा। अब आपके जेब में बचा कितना? 3,40,000 रुपए। तो दूसरे डब्बे में डालोगे तो कितना? उसका 10% लगेगा, तो 2.5 लाख। दूसरे डब्बे में भी 2.5 लाख आएगा, तो उसका 10% काउंट कर लो। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो आ गया 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए। अब आपने 5,90,000 में इसमें भी 2.5 लाख डाल दिया, इसमें भी 2.5 लाख डाल दिया, 5 लाख खत्म। कितने बचे? 90,000। तो इस वाले डब्बे में कितना आएगा? केवल 90,000। तो डब्बा नंबर 3 90,000 का लगेगा आपको। कितना? 20% बटे 100 बराबर। अब देखिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। क्लियर है? ये कितना हो गया? 9,000 × 2 मतलब 18,000 रुपए। कितना? 18,000 रुपए। क्लियर है? समझ गए? अब पैसे खत्म। अब पैसे खत्म। तो आपके पास 5,90,000 रुपए था, जिसमें से आपने पहले डब्बे में डाला 2.5 लाख, जिसका लगा आपको 0%। दूसरे डब्बे में भी 2.5 से 5 मतलब 2.5 लाख रुपए ये आएगा। तो दूसरे डब्बे में 2.5 लाख का लगा 10%, तो ये आ गया 25,000। और तीसरे डब्बे में डालोगे बाकी का बचत का 90,000, उसका लगेगा 20%, और ये 20% आपने काउंट कर लिया। ठीक है? तो कुल टैक्स आपको कितना लगा? तो 0 + 25,000 + 18,000, तो टोटल ये कितना हो गया? 43,000 रुपए। 43,000 रुपए आपको टैक्स लगा। क्लियर है? तो कर कितना लगा? टैक्स बराबर 43,000 रुपए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो कर की गणना हुई है। तो कर कितना निकल गया? 43,000 रुपए। अब पॉइंट नंबर 5। क्लियर है? शिक्षा उपकर। ठीक है? शिक्षा उपकर जो कि लगता है 3% कर का। तो कर राशि कितना हमारे पास? 43,000, उसी का लेंगे 3%। क्लियर है? कर राशि कितना हमारा? 43,000, उसका 3 × 100 मतलब 3% निकालोगे। कर में ही 3% निकालना, याद रखिए कभी भी। जो टैक्स निकला है शिक्षक पर उसी पे लगता है। ठीक है? तो ये जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 3 0 में 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12। क्लियर है? तो हो गया 1,290 रुपए। क्लियर है? ये आपका शिक्षा उपकर है। क्लियर है? अब आखिरी पॉइंट, देय योग्य राशि। देय योग्य राशि। क्लियर है? तो देय योग्य राशि कैसे? कर प्लस शिक्षा उपकर। कर प्लस शिक्षा उपकर। कर कितना? 43,000 रुपए प्लस शिक्षा उपकर कितना? 1,290 रुपए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? आप कितना हो जाएगा? 44,290 रुपए। क्लियर है? 44,290 रुपए। और इतना टैक्स इस व्यक्ति को, भारतीय गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद आपको समझ में आएगा। तो एक बार सब कुछ मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए कैसा, हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की, आयकर की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो सपोज किसी व्यक्ति का 7 लाख रुपए है। ठीक है? तो 7 लाख रुपए है। पॉइंट नंबर 2, कितना कटौती, कितना रुपए कहां कहां वो जमा करता है। सपोज उसने जमा किया जीवन बीमा में 4,000 प्रति माह, तो प्रति माह काउंट नहीं करेंगे, उसको करेंगे वार्षिक में काउंट। तो 4,000 × 12 48,000 रुपए। राष्ट्रीय बचत पत्र उसने खरीदा 30,000 रुपए का, और सामान्य भविष्य निधि में जमा किया उसने 3,000 रुपए प्रति माह की दर से 12 माह तक 36,000 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट हो गया कटौती के 1,14,000, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कटौती जो है वो जमा में 1 लाख रुपए है। तो 14,000 को हटा दोगे, खाली 1 लाख काउंट करना है। क्लियर है? अब दान जो है वो अलग से काउंट होता है। सपोज उसने दान किया एक एनजीओ में 20,000 रुपए, उसका 50% कर मुक्त है, तो 20,000 का हो गया 10,000। क्लियर है? तो कुल कटौती कितना? 1 लाख रुपए जमा का, 10,000 रुपए दान का, तो टोटल हो गया 1,10,000 रुपए। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, कर योग्य राशि। तो जितना आय है उसमें आप कर योग्य राशि को, कटौती को माइनस कर दोगे, तो आपको निकल जाएगा कर योग्य राशि। तो 5,90,000 निकला। उस 90,000 का कुछ पैरामीटर्स दिया गया था, उसमें हमने
टैक्स का काउंट किया और टैक्स के बाद शिक्षा उपकर निकाले और उनको जोड़ दिए। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये टैक्सेशन खत्म होता है। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।